नमस्कार। एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं 2 दिनों की छुट्टी के बाद। आज फिर आना हुआ। और वैसे कल हम लोग लाइव मिले थे, जो लोग जुड़े होंगे। हम पढ़ रहे थे कार्यस्थल पर महिलाओं का जो शोषण होता है और विशाखा गाइडलाइन, सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले। अब आगे की धाराओं पर बात करेंगे और आगे के जो अध्याय हैं उस पर बात करेंगे। हमने कुल 4 अध्याय तक पढ़ाई कर ली थी इस टॉपिक में। अब हम आज देखेंगे 5वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले किसी ने एक प्रश्न पूछा था, जब वीडियो प्रीमियर पे चल रहा था, कि कार्यस्थल पर महिलाओं से सुरक्षा का जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जो अधिनियम है और घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम है उसमें क्या फर्क है। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही स्पष्ट होता है कि दोनों में क्या फर्क हो सकता है। कार्यस्थल का मतलब ये है कि कोई वर्कर है या फिर काम का जो जगह है वहां पर उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न, और जो घरेलू हिंसा से संरक्षण है वो हमेशा रिलेशन वाले में आएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और घर के चार दीवारी के अंदर होगा वो उत्पीड़न, उसकी बात करता है वो। और ये कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न वाला है वो तो कार्यस्थल पर वर्किंग प्लेस की बात करता है। तो ये आपको चीजें क्लियर होंगी अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो। आइए, आज लाइट का कोई भरोसा नहीं है, हिल रहा है डुल रहा है, कब चला जाए कुछ पता नहीं। तो खैर, जब तक रहता है तब तक बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, अध्याय 4 में हमने देखा था, अध्याय 4 में हमने एक चीज देखी थी, परिवाद। परिवाद का मतलब होता है शिकायत। और उस शिकायत के बारे में सारी चीजें देखी कि परिवाद का जांच क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। अब हम देखेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 बताता है परिवाद के जांच के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, अध्याय 4 जो है वो परिवाद के बारे में यानी शिकायत की प्रकृति के बारे में बात करता है, और अध्याय 5 जो है वो परिवार की जांच यानी शिकायत की कंप्लीटली जांच की बात करता है। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अलग अलग धाराएं हैं। तो आप अध्याय 5 देखते हैं। अध्याय 5, इसमें क्या है, परिवार की जांच के विषय में बात की गई है। और इसमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 और 7 धाराएं हैं। यानी इसके अंतर्गत एक एक धारा देखेंगे। धारा 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 और 18। हर एक धारा पर बात करेंगे और केवल बात ही नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर ये धाराएं कहती क्या है और हमको इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। जो जो महत्वपूर्ण होगा उसको मैं बताता जाऊंगा। धारा 12 कहता है कि यदि मान लीजिए, पहले हमने 2 समितियां देखी थी, एक आंतरिक परिवाद समिति और एक स्थानीय परिवाद समिति। किसी महिला के साथ कोई उत्पीड़न होता है, लैंगिक उत्पीड़न, और उसका वो शिकायत कर देती है, यथास्थिति या तो आंतरिक परिवाद समिति में करेगी या तो स्थानीय परिवाद समिति में करेगी। दोनों के अंतर, दोनों के बीच का अंतर आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाली क्लास को जरूर देखिएगा। तो अगर वो जांच करती है, मतलब वो अगर शिकायत करती है और उसका जांच होता है, तो उस दौरान किस तरीके की सहूलियतें, किस तरीके का उसको क्या बोलना चाहिए, उसको सुरक्षा दिया जाएगा, ये सारी चीजें अध्याय 12 में बताई गई, सॉरी धारा 12 में बताई गई है। अध्याय 5 के अंतर्गत धारा 12 में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि उसको किस तरीके की सहूलियतें, सुरक्षा दिया जाएगा। तो उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे किसी ऑफिस में कोई महिला काम करती है, आप सोच करके देखिए, उस ऑफिस में काम करती है, मेरे ऑफिस में, और मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरे बगल में एक महिला काम करती है। उसने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ लैंगिक उत्पीड़न का प्रयास किया है, लैंगिक उत्पीड़न किया है मेरे साथ। कल के दिन, आज उसने कंप्लेन कर दिया और कल के दिन वो महिला आकर के मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठेगी, तो कितना अटपटा लगेगा मेरे को भी और उसको भी। अगर मैं सही होऊंगा तो मेरे को ये लगेगा कितनी दुष्ट महिला है जो मेरे ऊपर आरोप लगाई। अगर मैं गलत होऊंगा तो उस महिला को लगेगा कि कितना बेकार पुरुष है ये, कि जिसके मतलब जो मेरे बगल में बैठा है इतना नीच आदमी। ऐसा सोच करके आपस में उधड़ बुन चलता रहेगा। उसकी मानसिक स्थिति या फिर व्यथित पक्ष है यानी जो पुरुष है उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, मतलब कि खराब होगी, तनाव बना रहेगा। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए
धारा 12 में प्रावधान किया गया है। दो तीन प्रावधान है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। या तो व्यथित महिला या प्रत्यर्थी, यानी जो व्यथित महिला है जिसने आरोप लगाया है, या प्रत्यर्थी यानी जो पुरुष है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसमें से किसी एक को किसी दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाए। और ये ट्रांसफर कौन करेगा? नियोजक करेगा, वहां का ऑनर करेगा। मान लीजिए हमारे दो यूनिट हैं, एक बिलासपुर में है, एक अंबिकापुर में है। तो हमारे यहाँ किसी लैंगिक उत्पीड़न किसी महिला का हो रहा है, तो उसको हम ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? अंबिकापुर वाले ब्रांच में ट्रांसफर कर देंगे। इससे क्या होगा? आपस में उनका जो नजरों का टकराव है वो खत्म हो जाएगा और चीजें सहूलियत के साथ चलेंगी। लेकिन ये ट्रांसफर का जो काम करेगा, जो तबादले का काम करने का काम है, वो है नियोजक का। नियोजक ऐसा तबादला करेगा तब जब या तो स्थानीय परिवाद समिति या तो आंतरिक परिवाद समिति, जिसके बारे में हमने पहले बात की है, वो ऐसा रिकमेंड करता है कि आप इस महिला को यहाँ से किसी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दें। या महिला को ट्रांसफर न करके जो व्यथित पुरुष है यानी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसको आप किसी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दे, तो क्या होगा? थोड़ा सा दूरी बढ़ेगा और जो जांच है सब चीजें सही चलेंगी। आपको पता चल गया होगा, समझ में आया होगा। जब महिला आरोप लगाती है, आरोप लगाने के बाद या तो पुरुष को या तो महिला को किसी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन ऐसा ट्रांसफर कब किया जाएगा? जब परिवाद समिति, या तो आंतरिक परिवाद समिति हो या तो स्थानीय परिवाद समिति हो, वो उसको रिकमेंड करे नियोजक को, मालिक को, कि आप ऐसा करिए। तो दूसरी बात है कि व्यथित महिला जो है उसको 3 महीने का अवकाश दे दिया जाए। और ये 3 महीने का जो अवकाश होगा, 3 महीने की जो छुट्टी होगी, वो छुट्टी उसकी जो नियमित छुट्टी है उस छुट्टी से नहीं काटा जाएगा, यानी ये एक्स्ट्रा छुट्टी मिलेगा उसको। यदि लेकिन सभी परिस्थितियों में यदि परिवाद समिति, या तो स्थानीय परिवाद समिति हो या फिर आंतरिक परिवाद समिति हो, वो रिकमेंड करे यानी सलाह दे नियोजक को, तभी ऐसा काम वो करेगा। दो चीजें बताएं। पहला, या तो महिला को या तो पुरुष को ट्रांसफर कर दिया जाए, या तो महिला को 3 महीने की छुट्टी दे दी जाए। तीसरा बात इसी में लिखा गया है, महिला को कुछ और रियायतें दी जाए यदि परिवाद समिति ऐसा उसको कहता है। मान लीजिए हमारा ये ऑफिस है, 3 फ्लोर का हमारा ऑफिस है, ऊपर नीचे और मतलब टॉप, फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर। तो परिवाद समिति ये भी बोल सकता है कि जिस फ्लोर में महिला और पुरुष यानी जिसके ऊपर आरोप लगा है वो, और वो जो पुरुष जो महिला आरोप लगाई है वो जिस फ्लोर में काम कर रहे थे, एक ही फ्लोर में काम कर रहे थे, तो नियोजक को ये भी बोल सकती है कि आप पुरुष को नीचे वाला फ्लोर दे दीजिए और महिला को सबसे ऊपर वाला फ्लोर दे दीजिए। तो ऐसा अगर परिवार समिति कहती है तो भी उसको करना चाहिए नियोजक। ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं किसमें? धारा 12 में। यानी जांच लंबित रहने के दौरान 3 तरीके के मुख्य रूप से कार्यवाही की बात की गई है। पहला, तो उसको मतलब किसी एक को ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरा, उसमें से महिला को 3 महीने की छुट्टी दे दी जाए और नियमित छुट्टी में नहीं होगी वो, मतलब उसको अलग से छुट्टी मिलेगा 3 महीने का। और तीसरा, कुछ और सहूलियतें अगर देने के लिए परिवार समिति कहती है तो सहूलियतें देने का प्रयास नियोजक करेगा। समझ गए होंगे। अब देखते हैं जांच रिपोर्ट। ये चीज तो समझ में आ रही है, यानी जांच लंबित रहने के दौरान क्या कार्रवाई हुई। अब देखते हैं धारा 13 जिसमें बताया गया है जांच रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में दो तीन चीजें हैं और महत्वपूर्ण चीज है ये। पहली बात कि जांच पूरा होने की तारीख के 10 दिन के अंदर, यदि आंतरिक परिवाद समिति के पास है तो भी मामला, स्थानीय परिवाद समिति के पास है तो भी मामला, जिस दिन वो अपनी जांच पूरी करेगा। जांच कितने दिनों में पूरी करना है? हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि धारा जो 11 था परिवाद की जांच, अध्याय 4 का धारा जो 11 था परिवाद की जांच, उसमें मैंने बताया था कि जांच के लिए उसको सिविल न्यायालय के बराबर शक्तियां प्राप्त होंगी और वो 90 दिनों के अंदर अपनी जांच पूरी करेगा। या तो स्थानीय परिवाद समिति हो या फिर आंतरिक परिवाद समिति हो, दोनों ही स्थितियां में 90 दिनों के अंदर वो अपनी जांच पूरी कर देगा। और जैसे ही उसका जांच पूरी होता है तो जांच पूरी होने के बाद की कार्यवाही जो बताई गई है वो धारा 13 में बताई गई है कि जिस दिन उसका जांच पूरा होगा उसके 10 दिन के अंदर वो अपना रिपोर्ट देगा। किसको देगा? वही सारी चीजें बताई गई।
पहली बात कि अगर आंतरिक परिवाद समिति है तो 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा। तो आंतरिक अगर परिवाद समिति है, आंतरिक परिवाद समिति का मतलब जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 से अधिक लोग काम कर रहे हों वहां आंतरिक परिवाद समिति बनाया जाएगा। तो आंतरिक परिवाद समिति की स्थिति में अपनी जांच रिपोर्ट नियोजक को देगा, यानी ऑनर मालिक को देगा। अगर स्थानीय परिवाद समिति है तो किसको देगा? जिला अधिकारी को देगा। और जिला अधिकारी के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है, तो दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दो प्रतियां मुख्य रूप से, एक तो नियोजक होगा या फिर जिलाधिकारी होगा। जिलाधिकारी कब होगा? जब ये स्थानीय परिवाद समिति जांच करे तब। दूसरी बात कि और किसी को दिया जाना है क्या? तो हाँ, एक कॉपी पुरुष पक्ष को दिया जाएगा यानी प्रत्यार्थी को, और दूसरा कॉपी दिया जाएगा महिला को यानी व्यथित महिला को। ठीक है, तो कुल देखें तो 3 कॉपियां बनेंगी इसकी। जांच पूरी होने के बाद 10 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देगा, जो भी परिवाद समिति होगी स्थानीय या फिर आंतरिक, वो 3 कॉपी उसका बनाएगा। एक कॉपी देगा नियोजक को या जिलाधिकारी को, दूसरा कॉपी देगा उस व्यथित पुरुष को, प्रत्यार्थी पुरुष को, और तीसरा कॉपी देगा उस व्यथित महिला को। तो इस तरीके से समझ गए होंगे। आगे भी देखते हैं, आखिर अगर ये जांच में पुरुष को निर्दोष पाए तब क्या होगा, या फिर महिला को निर्दोष, महिला को अगर दोषी पाए तब क्या होगा, कि महिला ने गलत आरोप लगाया है तब क्या स्थितियां बन सकती हैं। और इसके लिए ही इसकी उपधारा में, उपधारा 2 में बताया गया है, यानी 13 की उपधारा 2 में इसके बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कि यदि पुरुष जिस पर आरोप लगे हैं वो निर्दोष साबित होता है तब। यदि पुरुष जिस पर आरोप लगे हैं वो निर्दोष साबित होता है, तो ध्यान रखिएगा धारा 13 के अंतर्गत जांच रिपोर्ट की बात की गई है, और वो जांच रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर देना है उसको, या तो नियोजक को या फिर उसको जिलाधिकारी को। और यदि निर्दोष होता है तो उसके बारे में 13(2) में बताया गया है, यानी 13 की उपधारा 2 में। और 13 की उपधारा 2 बताता है कि यदि वो निर्दोष साबित होता है, यानी जांच में लगता है कि महिला ने गलत उस पर आरोप लगाया है, जबकि वो व्यक्ति तो सही है, सादा है, सज्जन है, तब की स्थिति क्या हो? तब यही जांच रिपोर्ट जो बनेगी, उस जांच रिपोर्ट में जो समिति होगी, परिवाद समिति जो होगी, वो अपना मेंशन करेगी कि ये पुरुष जो है निर्दोष है, इसको कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए, और हमने पूरी अपने तबियत के साथ इसको जांचा है, पुरुष के तरफ कोई गलती नहीं है, महिला ने बेबुनियाद आरोप लगाया है। ये 13 की धारा 2 कहता है। अब 13 की धारा 3 क्या कहता है? उपधारा 3 क्या कहता है? धारा 13 की उपधारा 3 क्या कहता है? पहली स्थिति तो बन गई कि जो पुरुष था वो निर्दोष साबित हो गया। दूसरी स्थिति तो ये भी बन सकती है कि जो पुरुष है वो दोषी साबित हो जाए। तो जो अगर पुरुष दोषी साबित होगा तो 13(3) में इसके बारे में बताया गया, यानी धारा 13 की उपधारा 3। अगर पुरुष दोषी साबित हो जाता है तब क्या होगा? तो अगर पुरुष दोषी साबित हो जाता है तो ये समिति जो है नियोजक को या फिर जिला अधिकारी को ये सूचित करेगी कि हाँ, पुरुष में दोष है, महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही। अगर ऐसा ये रिपोर्ट भेज देती है तब नियोजक जो जो मतलब ये समिति जो होगी वही हर्जाने के बारे में भी बताएगी। यानी हर्जाने के बारे में ये बताएगी कि पुरुष ने इसके साथ लैंगिक उत्पीड़न का प्रयास किया है इस महिला के साथ, इसलिए इस महिला को इतना रुपए एक मुश्त, यानी 1 लाख रुपए एक मुश्त, या 1000 रुपए एक मुश्त, या फिर 5-5 हजार रुपए महीने में दिया जाना चाहिए। आगे उसके बारे में भी बताया गया है कि पुरुष को मतलब पुरुष के ऊपर कितना हर्जाना लगाया जा सकता है, वो अगले उसमें है। लेकिन इसमें आप इतना ही समझिए कि अगर वो दोषी होता है तो वही परिवाद समिति निश्चित कर देगी कि उस दोषी व्यक्ति के साथ कितना जुर्माना लगाना चाहिए। जुर्माना सही शब्द नहीं है, हर्जाना। जुर्माना का मतलब जो सरकार को दिया जाएगा वो जुर्माना है, और जो उसके मतलब पीड़ित महिला को ही दिया जा रहा है वो हर्जाना। ठीक है, तो कितना हर्जाना उसको दिया जाना चाहिए महिला को।
ये धारा 3 में बताया गया है अगर दोषी साबित होता है तो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कहीं पर भी सजा का प्रावधान नहीं है। सजा का प्रावधान होने का मतलब कि कैद का प्रावधान नहीं है, कारावास का प्रावधान नहीं। आइए देखते हैं धारा 14। समझ गए होंगे, दो स्थितियां, एक निर्दोष है तब और एक दोषी है। अगर मान लीजिए निर्दोष है, दोषी है, तब तो उसको सजा मिल गई, वो हर्जाना दे रहा है या फिर देगा, जो भी समिति निर्धारित करेगी। लेकिन निर्दोष है तब की स्थिति क्या होगी? यदि निर्दोष है तो इसके बारे में धारा 14 में बताया गया है। पुरुष अगर निर्दोष है, पुरुष अगर निर्दोष है तो ये चीज तो बिल्कुल साबित हो जाता है कि महिला ने गलत आरोप उस पर लगाए हैं। एक चीज और भी चीज इसमें शामिल हो सकता है कि महिला ने जब आरोप लगाए थे तो वो हो सकता है किसी को गवाह बना के लाई होगी कि हाँ इसने मेरे को इस तरीके से छुआ था और सामने वाले व्यक्ति ने देखा था। उस पुरुष को गवाह बना के लाई होगी और पुरुष ने गवाही दी होगी, उसके आधार पर सारी चीजों की जांच हुई होगी। लेकिन जांच के बाद भी मान लीजिए पुरुष ने आरोप मतलब मान लीजिए एक महिला ने, केस समझने की कोशिश करते हैं, एक महिला ने एक पुरुष पर आरोप लगाया, महिला जो है उसने एक पुरुष पर आरोप लगाया कि इसने मेरे को गलत तरीके से छुआ है, जो कि लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए। और इसके लिए उसने आंतरिक परिवार समिति, अभी मान लीजिए कि 10 से अधिक एम्प्लॉय हैं तब की बात कर रहा हूँ, आंतरिक परिवार समिति में एक परिवार वो किया, मतलब एक शिकायत दर्ज कराया। परिवार समिति ने जांच भी किया और जांच के दौरान महिला से पूछा गया कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने ऐसा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तो महिला ने बताया कि हाँ मेरे पास ये सबूत है कि शुक्रवार को सुबह 10:05 में, लगभग 10:05 में इस पुरुष ने मुझे इस तरीके से छुआ था। और पुरुष बोलता है कि नहीं मैं 10:05 में तो ऑफिस में था ही नहीं, 10:05 में ऑफिस में था ही नहीं, मैं 10:30 ऑफिस आया। लेकिन इस महिला ने अपनी बात को साबित करने के लिए इसकी एक सहेली जिसका नाम सुषमा था उसका सहारा लिया, और सुषमा आकर के यहाँ पे बोली कि सही में इस पुरुष ने इस महिला को, यानी अपनी सहेली, मेरी सहेली को 10:05 में इस तरीके से छुआ था, जो कि लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। तो अब बात यहाँ पे साबित हो गई कि पुरुष जो है वाकई में इस महिला का लैंगिक उत्पीड़न किया है। लेकिन आप देखिए ऊपर वाला सब कुछ देखता है, वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा था और सीसीटीवी कैमरे से साबित हो गया कि वाकई में उस दिन पुरुष जो है 10:05 में ऑफिस में था ही नहीं, वो 10:30 आया है और 10:30 सीसीटीवी में दिखा रहा है कि हाँ उसकी एंट्री है। तो ये बात निश्चित हो गई कि वो पुरुष था ही नहीं, तो इसके साथ उत्पीड़न कर कैसे सकता है। जब तक सीसीटीवी नहीं था तब तक ये लग रहा था कि ये जो महिला है वो सही बोल रही है और उसकी जो सुषमा सहेली है वो भी सही बोल रही है। यानी इस महिला ने एक, पहली बात तो अपना झूठा बयान दिया, गलत आरोप लगाया पुरुष के ऊपर। दूसरी बात, इस सुषमा नाम की लड़की ने जो इसकी सहेली थी उसने भी इसकी बात का समर्थन किया, यानी एक झूठा गवाही दिया। तो इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या कार्यवाही होनी चाहिए उसके विषय में धारा 14 बताता है। ध्यान रखिएगा, धारा 13 में तो हमने देखा था एक दोषी हो जाता है एक निर्दोष हो जाता है। अब निर्दोष होता है तब की स्थिति में धारा 14 काम आएगा, अगर दोषी हो जाता है तो धारा 13 से ही काम बन जाएगा। तो अगर दोषी निर्दोष हो जाता है तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये महिला और ये महिला दोनों इस पुरुष के निर्दोष होते ही दोषी हो गए, यानी ये महिला और ये सुषमा जो है दोनों ने मिलकर इस पुरुष को फंसाने का काम किया। ये चीज साबित हो गई सीसीटीवी से, निश्चित हो गया, सीसीटीवी से साबित हो गई कि ये ऐसा हुआ है। तब क्या कार्यवाही होगी? क्या इस महिला के ऊपर ही केवल कार्यवाही हो सकती है या इस महिला यानी इसके गवाह के ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है, उसके विषय में धारा 14 में बात की गई। आइए समझते हैं धारा 14 को। पहले तो मैं सारी चीजें समझा चुका हूँ, अब बस केवल सजाओं के बारे में बात करेंगे। मैं इसका प्रक्रिया तो समझा दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा मिथ्या साक्ष्य वो देती है या फिर जैसे वो महिला मिथ्या साक्ष्य मतलब गलत तरीके से फंसाई, द्वेषपूर्ण तरीके से फंसाई, कौन? महिला।
और उसकी एक सहेली थी सुषमा। इसी मतलब कहानी से आप याद रखिएगा ये कौन है, सुषमा कौन है, गवाही, गवाह। और सुषमा महिला कौन है, व्यथित महिला। तब इनके ऊपर क्या कार्यवाही होगी इस विषय में बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा लगता है कि बहुत कहानियां सुनाता है ये, लेकिन जरूरी है कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। आप चीजों को रटने के लिए आपके लिए बहुत किताब है, अगर आप रटेंगे तो रटते रह जाएंगे, याद कुछ नहीं होता है, लेकिन ये कहानी आपको याद रह जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा चलता हूँ, धीरे चलता हूँ, लेकिन पक्का है कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचा के मानूंगा। तो ये चीजें, तो अब देखते हैं कि ये व्यथित महिला जिसने द्वेषपूर्ण आरोप लगाया, यानी गलत आरोप लगाया, और सुषमा ने जिसने गवाही दी वो भी झूठा गवाही दिया, तो उनके ऊपर क्या वो लगेगा। तो इस महिला के ऊपर और इस सुषमा के ऊपर, यानी गवाह के ऊपर भी और व्यथित महिला के ऊपर भी, जो पहले व्यथित थी अब जो है वो मुजरिम हो गई है, उसके ऊपर सर्विस रूल के हिसाब से यानी सेवा नियमों के हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। अब एक नया शब्द आपको सुनने में मिला, सेवा नियम। सेवा नियम, अब ये क्या नया शब्द आया। तो सेवा नियम का मतलब ये है कि जब उस महिला ने वहां पे नौकरी ज्वाइन की होगी तो कुछ उसके सर्विस रूल उसको बताए गए होंगे कि भाई तुम 3 साल तक काम करोगे तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुम 3 साल तक काम करोगे तो तुमको इतना दिन का छुट्टी मिलेगा, तुम 3 साल तक काम करोगे तो तुमको फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिलेगा, बाहर जाने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके के उसके नियम बने होंगे, तो उन नियमों में कटौती की जा सकती है। कौन करेगा कटौती, नियोजक करेगा। नियोजक किसकी रिपोर्ट पर करेगा, वही आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति की रिपोर्ट पर। तो इस तरीके के जो सेवा नियम होंगे उन नियमों में उनकी कटौती की जाएगी, यहाँ तक कि उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें जब साबित हो जाएंगी तो उसको बर्खास्त भी किया जा सकता है। अब देखते हैं, धारा 14 खत्म हो गया। धारा 14 में दो ही लोगों के लिए है, पहला तो जो महिला ने मतलब झूठा आरोप लगाया, और दूसरा उसके जो साक्ष्य थे या फिर उसके जो गवाह थे उसकी बात करते हैं। अब देखते हैं धारा 15। धारा 15 क्या कहता है, धारा 15 कहता है प्रतिकर की अवधारणा। प्रतिकर की अवधारणा का मतलब ये है, पहला धारा 14 बताया, धारा 13 जो बताया वो बताया कि अगर वो महिला जो है, पुरुष जो है निर्दोष साबित हो जाता है और महिला ने गलत आरोप लगाया है तब। अब धारा 15 क्या बताता है कि धारा 13 में, धारा 13 के अंतर्गत जब पुरुष दोषी साबित हो जाए, तो मैंने बताया था जब पुरुष दोषी साबित होगा तो जो वही आंतरिक परिवाद समिति या स्थानीय परिवाद समिति हर्जाने का निर्धारण करेगी कि पुरुष को उस महिला को कितना हर्जाना देना चाहिए या फिर कितना एक मुश्त देना चाहिए या मासिक देना चाहिए। तो उसी हर्जाने के निर्धारण के बारे में धारा 15 में बताया गया है, और इसको कानूनी भाषा में बोलते हैं प्रतिकर का अवधारणा, यानी उसको हर्जाना किस हिसाब से मिलेगा और किन बातों पर ध्यान रखा जाएगा, वही चीजें धारा 15 में बताया गया। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर पुरुष दोषी साबित हो जाए और महिला को जो हर्जाना देना है तो क्या चीज ध्यान रखी जाएगी, पहला ध्यान रखा जाएगा कि महिला को कितना आघात पहुंचा है, कितना पीड़ा हुआ है, यातना मिला है, भावनात्मक उसको कष्ट मिला है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। दूसरा बात है कि लैंगिक उत्पीड़न के कारण मान लीजिए वो ठीक से ऑफिस में काम नहीं करी, 30 दिन का ऑफिस का डे होता है और 30 दिन के ऑफिस के डे में वो केवल 10 ही दिन आई, और 10 दिन इसलिए आई कि एक लड़का उसको तंग करता था ऑफिस में, इसलिए 10 दिन आई, तो वो 20 दिन नहीं आई और 20 दिन का सैलरी उसको मिला नहीं। तो लैंगिक उत्पीड़न के कारण जो उसके वृत्ति के अवसर में यानी काम करने के अवसर में जो कमी आई है उसको ध्यान रखेगी आंतरिक परिवाद समिति। पहला मानसिक पीड़ा को ध्यान रखेगी, और दूसरा उसके अवसर में जो कमी आई है उसको ध्यान रखेगी। तीसरा देखेगी कि पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनोचिकित्सकीय कोई मतलब शारीरिक या फिर मनोवैज्ञानिक कोई उपचार करवाया गया तो उसका पैसा। फिर एक चीज और देखेगी कि क्या एक बार में पैसा दे दिया जाए एक मुश्त, या इसके लिए फिर मासिक बांध दिया जाए कि मासिक तुम पैसा दोगे इसको। और एक चीज, इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए वो एक चीज जरूर ध्यान रखेगी
कि पुरुष की आमदनी कितनी है। पता चला पुरुष की आमदनी 10,000 है और 15,000 रुपए मासिक महिला को देने के लिए बांध दिया गया, तो ऐसा नहीं है। 10,000 आमदनी है तो उसी हिसाब से उसका वो किया जाएगा कि ये कितना इसको हर्जाना देगा मासिक में या फिर। तो ये धारा 15 बताता है कि इन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसको कितना आघात हुआ है, उसको अवसर में कितनी कमी आई है काम करने के अवसर में, या फिर उसने कोई शारीरिक या फिर मनोवैज्ञानिक अगर इलाज कराया है तो भी बात है। और उसको पैसा किस हिसाब से देना है, हर्जाना किस हिसाब से देना है, एक मुश्त देना है या फिर मासिक देना है या फिर वार्षिक देना है, वो सारी चीजें वो निर्धारित करेगी। और इन सब चीजों को निर्धारित करने के दौर में एक चीज का ध्यान हमेशा रखा जाएगा कि उस पुरुष की आमदनी आखिर कितनी है। अगर पुरुष की आमदनी ठीक ठाक है तो उसी हिसाब से उसका हर्जाना ज्यादा होगा। हो सकता है कि एक पुरुष जो है, दो ऑफिस का उदाहरण, एक ही ऑफिस का उदाहरण लेता हूं, एक ऑफिस में वो है चपरासी, चपरासी है, दूसरा उसी ऑफिस में है जो कि मैनेजर है मान लीजिए। और चपरासी की सैलरी है 10,000 रुपए और मैनेजर की सैलरी जो है वो 1,00,000 रुपए। अब समझिए इस चपरासी ने भी उसी महिला को छेड़ा है जिस महिला को इस मैनेजर ने भी छेड़ा है, या फिर उसका लैंगिक उत्पीड़न किया है, और उतना ही लैंगिक उत्पीड़न चपरासी ने भी किया है जितना मैनेजर ने किया है। तब की स्थिति में क्या उसको जो हर्जाना मिलेगा वो दोनों को बराबर देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, चपरासी को कम देना पड़ेगा और मैनेजर को ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर की आमदनी ज्यादा है तो इसको ध्यान में रखा जाएगा। इस चीज से आप समझ रहे होंगे, क्लियर हो गया होगा। आइए समझते हैं आगे, धारा 16 और धारा 17। धारा 16 और धारा 17 एक साथ समझेंगे तो सही रहेगा, वैसे समझ आता हूं। हम लोग धारा 13 पढ़ लिए, 14 पढ़ लिए, 15 पढ़ लिए, अब धारा 16 17 पढ़ना है। धारा 16 और धारा 17 एक साथ बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा आपसे प्रश्न इसमें से नहीं पूछेगा, बस आपसे बस इतना ही पूछेगा कि क्या मामला है ये धारा 16 और धारा 17। तो धारा 16 का मामला ये है कि जो परिवाद समिति होगी, या तो आंतरिक परिवाद समिति हो या स्थानीय परिवाद समिति हो, जब भी मामले की जांच करती रहेगी तो उस मामले में जो भी तथ्य उसके सामने आएंगे या फिर जो भी उसका जो भी केस स्टडी होगा उसका प्रकाशन सार्वजनिक रूप से नहीं करेगी। ये धारा 16 कहता है। अगर धारा 16 के अंतर मतलब अगर उस जांच की आपको आरटीआई के थ्रू, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, आप जानते होंगे शायद, इसमें शायद सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बता दूं, आरटीआई का मतलब ये है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी अब हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जानकारी सरकार से मांग सकता है। पहले ये अधिकार एमपी एमएलए को थे, यानी एमपी एमएलए बोले तो सांसद को था या फिर जो विधायक होते थे उनको था कि वो विधानसभा में खड़े हों और जानकारी मांगे सरकार से। लेकिन ये अधिकार सामान्य व्यक्तियों को भी दे दिया गया कि वो लोग भी कर लें। तो कोई भी इसके तहत वो होगा, जांच होगा, उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा धारा 16 के अनुसार। आप आरटीआई के थ्रू मांगेंगे तो वो परिवार समिति आपको देगी नहीं, देने के लिए बात ही नहीं, बात ही नहीं है, देगी ही नहीं। यही धारा 16 कहता है कि सार्वजनिक नहीं करना, सूचना को सार्वजनिक नहीं करना है, ये कहता है धारा 16। और अगर मानिए कि कोई एक होशियार चंद है और सूचना को सार्वजनिक कर दिया, तो सार्वजनिक करने के बाद उसके ऊपर क्या कार्यवाही होगी ये धारा 17 बताता है, यानी सार्वजनिक करने पर कार्यवाही या दंड के बारे में बताता है, कार्यवाही या दंड के विषय में बात करता है धारा 17। तो इसके अंतर्गत क्या दंड है उस पर थोड़ा सा नजर डालें, लेकिन बहुत ज्यादा दंड इसमें भी नहीं है, लेकिन दंड ऐसे हैं जो सरकारी पद पे हैं उनको समझ में आता है कि प्रमोशन जब रुक जाता है तो कितना तकलीफ होता है। तो इसमें भी जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करेगा, ऐसा काम करेगा कि जांच करते हुए सूचना को सार्वजनिक करेगा, तो उसके साथ धारा 17 के अनुसार
सर्विस नियमों के अंतर्गत कार्यवाही होगी। और ये वही सर्विस नियम है जो मैं पहले बताया था कि उसका प्रमोशन रोका जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको यहाँ तक कि बर्खास्त किया जा सकता है। केवल यही चीजें नहीं है, उसकी कई सुविधाओं में कटौती की जा सकती है। जैसे मान लीजिए पहले उसको कंपनी ने कार दे रखा था, तो हो सकता है कार उससे वापस छीन ले, हो सकता है उसको घर दे रखा था तो घर वापस छीन ले। तो इस तरीके के सेवा नियमों के अनुसार उसकी कार्यवाही की जाएगी। हो सकता है कि सेवा नियम में पहले से ये बता दिया गया हो कि आप यदि ऐसे लैंगिक उत्पीड़न के मामले में जांच को मतलब लैंगिक उत्पीड़न के मामले में आपको यदि समिति का मेंबर बनाया जाता है, परिवार समिति का मेंबर बनाया जाता है और आप कार्यवाही को पब्लिक करते हैं यानी सार्वजनिक करते हैं तो आपको सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। तो ऐसा वो पहले से अगर नियम है तो उसको सेवा से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इसकी कार्यवाही जो होगी सेवा नियमों के अनुसार होगी, ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए अब देखते हैं धारा 18, आखिरी धारा है धारा 18। 16 हो गया, सार्वजनिक नहीं करना है, आरटीआई के थ्रू आप नहीं ले सकते सूचना। धारा 17 हो गया, यदि सार्वजनिक करेंगे तो दंड मिलेगा। और धारा 18 हो गया, क्या हो गया, अब इस पर बात करते हैं कि धारा 18 क्या कहता है। धारा 18 कहता है अपील के बारे में। अपील के बारे में कहता है कि अपील किस तरीके से किया जाएगा। मान लीजिए एक पुरुष है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं और आरोप लगने के बाद जांच समिति ने पाया कि हाँ उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप सही हैं और उसके अंतर्गत उसको जो भी सेवा नियम के अनुसार था या फिर जो भी हर्जाना वर्जाना था वो निर्धारित कर दिया गया और हर्जाना देने लगा। लेकिन पुरुष जो है वो असंतुष्ट है, वो जानता है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जबकि परिवार समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने उनके साथ पक्षपात किया है, क्योंकि वो भी तो मनुष्य है, उसके साथ पक्षपात किया है और उसके साथ सही न्याय नहीं हुआ है। तब वो क्या करेगा, तब वो न्यायालय जा सकता है, पुरुष न्यायालय जा सकता है। और यही चीज महिला के साथ भी हो सकती है, यानी महिला अगर मान लीजिए महिला ने जो आरोप लगाए थे वो आरोप साबित नहीं हुआ और महिला के साथ सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई हो गई कि उसने द्वेषपूर्ण आरोप लगाया था, उसकी एक सहेली के साथ भी आरोप कार्रवाई हो गई कि उसने झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया यानी झूठी गवाही दी है। लेकिन उस महिला को यदि लगता है या फिर उसके पास कोई सबूत है जिसको दरकिनार कर दिया गया, वो सबूत अहम था और उस महिला को लगता है कि नहीं मैं जो है साबित कर सकती हूँ कोर्ट में कि ये जो पुरुष है इसने सही में मेरे साथ लैंगिक उत्पीड़न किया है, तो ये महिला भी कोर्ट जा सकती है, न्यायालय जा सकती है। पुरुष भी न्यायालय जा सकता है, महिला भी न्यायालय जा सकता है, जो असंतुष्ट है दोनों पार्टी में कोई भी न्यायालय जा सकता है। लेकिन ये न्यायालय जाने की जो प्रक्रिया है वो 90 दिन के अंदर होनी चाहिए, यानी वो दोनों में एक पार्टी जो भी है वो 90 दिनों के अंदर ही न्यायालय जा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये कुल मिला के अपील के बारे में बताता है कि अगर किसी के साथ अन्याय अपने आप को अन्यायित मतलब न्यायपूर्ण कार्यवाही महसूस नहीं करता है कोई पक्ष, तो न्यायालय जा सकता है। इस तरीके से अध्याय जो हमारा 5 था वो खत्म हुआ। अब देखते हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में कितनी धाराएं हैं वो देख लेते हैं पहले। तो अध्याय 6 में कुल कुल एक धारा है जिसको बोला जाता है धारा 19। और धारा 19 के अंतर्गत बताए गए हैं नियोजक के क्या क्या कर्तव्य होंगे। तो नियोजक के वो सारे कर्तव्य होंगे जो कि लैंगिक उत्पीड़न को कम करने के लिए ऑफिस में बनाए जा सकते हैं। उसमें कौन कौन से कर्तव्य हो सकते हैं वो चीजें मैं बताता हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा और अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं बात भी करूंगा। आइए देखते हैं। पहला तो कर्तव्य यही होगा कि ऑफिस में कार्यस्थल जो है मतलब वर्किंग प्लेस जो है वहां पे एक ठीक ठाक मतलब सौहार्दपूर्ण माहौल बना के रखना चाहिए ताकि वहां लड़की आए महिला आए तो असुरक्षित महसूस न करे, ये उसका पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य ये है कि यदि वहां पे आंतरिक परिवार समिति का कोई गठन हुआ है तो उसके बारे में नोटिस चस्पा करना कि आंतरिक परिवार समिति का गठन हो गया है, इसके अध्यक्ष ये हैं, इसके सदस्य ये हैं, अगर किसी के साथ लैंगिक उत्पीड़न का मामला आता है तो आंतरिक परिवार समिति में जाके कंप्लेन करें।
तीसरी बात ये भी हो सकती है नियोजक की कि वो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जो नियमावली है, जो दंड है, उनको जगह जगह चस्पा करवा दे, ताकि जो वर्कर है उसका ऐसे घूम रहा है, कॉफी पी रहा है, चाय पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बाहर सुट्टा पीने जा रहा है, सिगरेट पी के आ रहा है, तो उसको दिख जाए कि भाई मेरे को महिला को नहीं छेड़ना है, छेड़ा तो मतलब ये कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीजें जागरूकता वाली कार्यवाही जो है उसकी, वो करना चाहिए उसको। दूसरा बात आगे देखें, और क्या कार्यवाही कर सकते हैं ये नियोजक। तो नियोजक एक और कार्यवाही कर सकते हैं। मान लीजिए आंतरिक परिवार समिति में एक कंप्लेन चला गया कि कोई महिला कंप्लेन कर दी कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है, और उसका कोई गवाह है, और गवाह उसी ऑफिस में काम करता है, तो जो नियोजक होगा वो गवाह को इतना सहूलियत देगा, इतना समय देगा कि जाकर के वो अपनी गवाही दे। ऐसा नहीं कि उसको बोलेगा कि नहीं तुमको गवाही नहीं देना है। तो इस तरह की चीजें जो होंगी वो नियोजक की होंगी। बाकी उसके पास जो रिपोर्ट्स आएंगे आंतरिक परिवार समिति से होकर के, उसको जांच भी करेगा, सारी चीजें देखेगा, जो उसको कार्यवाही की गई मतलब करने के लिए बोला जाएगा उसको वो करेगा सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं नियोजक के। धारा 6 अध्याय 6 का धारा 19 में खत्म। आइए देखते हैं अध्याय 7। अध्याय 7 का में धारा कितना है? धारा 20। धारा 20 में बताए गए हैं जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। तो जिला अधिकारी के मुख्य रूप से 2 कर्तव्य है। जिला अधिकारी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, जिसमें एक धारा में हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार जिला अधिकारी की नियुक्ति करेगा, और राज्य जो जिला अधिकारी होगा वो सॉरी स्थानीय परिवार समितियों को गठन करने में सहयोग करेगा, या फिर स्थानीय परिवार समिति का गठन करेगा, उसके सदस्य उसके अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा, मतलब अध्यक्ष उसके सदस्यों की नियुक्ति करेगा। तो वही जिला अधिकारी है। उस जिला अधिकारी के क्या कर्तव्य है? तो पहला तो कर्तव्य है स्थानीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने, जो प्रस्तुत किया जाएगा उसको मॉनिटर करेगा। और दूसरा करेगा कि लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जो जानकारियां हैं उनको साझा करें लोगों के साथ। गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ हैं उनको बताए कि आप इसको थोड़ा प्रचारित प्रसारित करें। तो ये मुख्य रूप से 2 कर्तव्य है। यहाँ से सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे। नियोजक के कर्तव्य से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा वो सारे काम करेगा नियोजक जो कि लैंगिक उत्पीड़न को कम करने के लिए किए जा सकते हैं, बस एक लाइन में। बाकी कोई सवाल पूछा जाएगा, अब पूछा भी जाएगा तो एनालाइजर के स्टूडेंट हो यार, बता दोगे क्या दिक्कत है? जहां से पूछा जाएगा वो बता दूंगा। अब देखते हैं धारा अध्याय 8। अध्याय 8 इसका अंतिम अध्याय है, और अंतिम अध्याय में हम देखेंगे, अंतिम अध्याय का नाम जो है वो है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण मतलब विविध। जो चीजें बाकी छूट गई हैं, जो बाकी अध्यायों में शामिल नहीं की गई हैं, उसको विविध में शामिल किया जाता है, मैं बताया हूं। तो इसके अंतर्गत कितनी धाराएं हैं? धाराएं तो 30 तक जाएंगी, यानी इसके अंतर्गत है टोटल 10 धाराएं। लेकिन जो धाराएं महत्वपूर्ण है उस पर बात करेंगे, और जो धाराएं महत्वपूर्ण नहीं है उसका बस नाम बता दूंगा। क्या महत्वपूर्ण है पूछेगा तो बता देंगे। देखते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 31। इस तरीके से 10 धाराएं हैं, और 10 धाराओं के बारे में बातें करेंगे। और यहाँ से पूछेगा अगर अध्याय 8 यानी प्रकीर्ण से कुछ सवाल पूछेगा तो मुख्य रूप से धाराओं के बारे में ही पूछेगा। बाकी इसमें और भी चीजें पीछे हैं पूछने को। जो धारा 20 तक हम लोग पढ़े, धारा 19 तक जो पढ़े ना, 20 तक, उसमें 19 से उधर बहुत सारी तक चीजें हैं पूछने के लिए, तो इधर बहुत कम संभावना है। इधर पूछेगा तो फैक्ट क्वेश्चन पूछेगा, धारा में क्या लिखा गया है ये सारी चीजें पूछ सकता है। तो समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी साल भर में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और किसको करेगा? नियोजक को करेगा, या तो फिर जिलाधिकारी को करेगा। स्थानीय परिवार समिति है तो जिलाधिकारी को, और आंतरिक परिवार समिति है तो नियोजक को करेगा। उसमें बताएगा कि भाई मैंने इतना केस देखा और इसमें इसको दोषी पाया, उसको दोषी पाया, और एक किया और वो किया, सारी चीजें इसको एक रिपोर्ट में बना करके देगा। अब धारा 22 देखते हैं। धारा 22 है नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी का सम्मिलित किया जाना है, यानी नियोजक वार्षिक रिपोर्ट जो आएगा उसके पास उस पर विचार करेगा, उसको सम्मिलित करेगा। ठीक है। धारा 23 देखते हैं। समुचित सरकार जो है ना, काम मतलब समुचित सरकार मतलब केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो होगा वो आंतरिक परिवार समिति ठीक से चल रहा है कि नहीं,
बाह्य परिवाद समिति ठीक से चल रहा है, सॉरी स्थानीय परिवाद समिति ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये सब चीजों की जांच करेगा। तो समुचित सरकार जो है मॉनिटरिंग करेगा आंकड़ों पर कि कितने आंकड़े आए, कितनों पर न्याय हुआ, कितने पर न्याय नहीं हुआ। तो कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करने का काम बताया गया धारा 23। धारा 24 बताता है कि जो समुचित सरकार होगी, समुचित सरकार जब भी बोलो तो केंद्र सरकार की बात समझिए। केंद्र सरकार जो होगी वो इसके प्रचार प्रसार का कार्य करेगी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भाषण, नुक्कड़ नाटक, ये सारी चीजें का काम धारा 24 के अंतर्गत। अब धारा 25 देखते हैं। इससे नहीं पूछेगा आपसे सवाल, इसीलिए बहुत सरसरी निगाह से चल रहा हूँ। आपसे पूछेगा तो बस धारा पूछेगा, और इसमें से ये धारा पूछ सकता है 24 और 121 जिसमें वार्षिक रिपोर्ट है। मतलब किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट, और धारा 24 मतलब किस धारा के अंतर्गत प्रचार प्रसार वाला काम। अब धारा 25 देखते हैं, धारा 25 क्या है। धारा 25 मुख्य रूप से जो है सूचना मांगने और अभिलेखों के निरीक्षण करने की शक्ति, यानी जो भी जांच किया जा रहा है उसको समुचित सरकार देख सकती है एक बार। समुचित सरकार यानी केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि जो जांच किया जा रहा है उसको एक बार देख सकती है, जब चाहे तब देख सकती है। यानी जैसे आरटीआई के अंतर्गत सूचना नहीं लिया जा सकता है या फिर सूचना को सार्वजनिक नहीं करेगा, तो केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो चाहे तो अपने पास सूचना को मंगा सकता है, और फिर जो भी परिवार समिति होगी उसको सूचना देना पड़ेगा। 26 देखते हैं धारा। धारा 26 क्या कहता है। धारा 26 कहता है अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति अनुपालन के लिए शास्ति, यानी अधिनियम के अंतर्गत शास्ति मतलब पहले बताया हूं सजा, जुर्माना, सजा जो भी पहले। तो अगर इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी नियम का फॉलो अगर नहीं किया जाता तो उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, ये चीज बताया गया है धारा 26 में। तो देखता हूं, एक बार बता देता हूं। अगर मान लीजिए, एक मिनट है, थोड़ा सा पानी पी लूं। थोड़ा गला सूख गया था तो पानी पीने चला गया था भाई। ठीक है, तो धारा 25 तक हमने पढ़ लिया था। धारा 26 देखना। धारा 26 नियोजक के बारे में, दंड के विषय में बताता है। नियोजक यानी मालिक, ओनर। तो इसके बारे में दंड के विषय में ये बताता है कि यदि नियोजक कोई इस 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 अधिनियम की किसी धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। किसी धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने का मतलब ये है कि यदि किसी महिला ने उसके खिलाफ शिकायत की थी और शिकायत सही साबित हो गई तो वो दोषी हो गया, या फिर कहीं पे उसको अपने ऑफिस में चस्पा करना था कि भाई इस धारा के अंतर्गत ये सजाएं हैं जो पहले मैं बात किया, ये सजाएं, इतना जुर्माना लग सकता है और इस तरीके से इसकी कार्यवाही होती है, या फिर हमारा आंतरिक परिवाद समिति गठित हो गया है, उसका नंबर चस्पा नहीं किया, उसका नाम चस्पा नहीं किया, तो उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। अब कार्यवाही किस तरीके की हो सकती है, तो कार्यवाही में उसको पहली बार जब कार्यवाही होगी तो 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे जुर्माना शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, यानी ये पैसा जो है सरकार के खाते में जाए। हरजाना शब्द का जब प्रयोग किया था इसका मतलब ये है कि वो पैसा उस महिला को दिया जाना था, सेकेंड पार्टी को दिया जाना था जिसने उस पर आरोप लगाया था, पुरुष पर आरोप जिस महिला ने लगाया था उस पर। तो यहाँ पे 50,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन एक बार दंडित होने के बाद मान लीजिए पुरुष तो है, बाज नहीं आया मान लीजिए अपने हरकतों से, दोबारा वैसे ही कृत्य करता है, उसको बोला गया कि भाई चस्पा करना, तुम किसी महिला को मत छेड़ना, अब फिर छेड़ता है, फिर दोषी पाया जाता है, तब की स्थिति में उसका जो दंड होगा वो 2 गुना हो सकता है, यानी 50,000 से सीधे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर जो उसका लाइसेंस है वो लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो कोई पुरुष भाई ऐसा ना करो यार, अगर ऐसा करो मगर लेकिन दोषी मत पाए जाओ, दोषी पाए तो मतलब गए, बड़ा दिक्कत है। अब देखते हैं, धारा 26 हो गया। धारा 27 बताता है, ये नियोजक के विषय में ना दंड का प्रावधान। धारा 27 बताता है कि न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान लेना, यानी न्यायालय ऐसे मामलों के विषय में संज्ञान ले सकता है। संज्ञान लेने का मतलब एक्शन ले सकता है जो ये
क्या पढ़ा उसके महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित जो मामले हैं उसका संज्ञान ले सकता है। संज्ञान लेने के लिए इसके पास दो तरीके हैं। पहला बात तो वो महिला, जिस महिला के साथ ऐसा हुआ है वो आज आकर के यहाँ पे अपना परिवाद दायर करे यानी अपना केस करे। दूसरा, या तो आंतरिक परिवाद समिति ऐसा करे या तो फिर स्थानीय परिवार समिति ऐसा करे। तो दोनों स्थितियों में ये संज्ञान ले सकता है। और जब संज्ञान लिया जाएगा तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? तो वही करेगा महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब इसमें जो अपराध होगा यानी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के विचारण में जो चीज लाया जाएगा और इसके अंतर्गत जो सजा होगा वो सजा जो है या फिर जो धाराएं होंगी जिस धारा के अंतर्गत उसके ऊपर आरोप लगेगा वो असंज्ञेय प्रकृति का होगा। असंज्ञेय प्रकृति का मतलब कि उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, पेशी में जाता रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं धारा 28, धारा 28, धारा 29 और धारा 30, तीन धाराएं हैं। तो धारा 28 कहता है अधिनियम का किसी अन्य विधि के में अल्पीकरण न होना, यानी ये अधिनियम किसी अन्य अधिनियम का जो सजा है या फिर कोई नियम है उसको कम नहीं करेगा। ये नहीं पूछेगा आपसे, कभी नहीं पूछेगा। धारा 29 देखते हैं। धारा 29 बोलता है सरकार समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति, यानी इस विषय में कोई नियम बनाना हो तो केंद्र सरकार बना सकती है। उसके साथ ही अब देखते हैं धारा 30, धारा 30 जो कि हमेशा से पहले भी था कि अंतिम धारा में क्या रहता है? तो अंतिम धारा में रहता है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, और ये शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार चाहे तो इसमें कोई कार्यान्वयन में कोई कठिनाई है तो उसको नियम बना के दूर कर सकती है, लेकिन ऐसी शक्ति पर काम करने के लिए उसको 2 साल का वक्त दिया गया। जब ये धारा लागू हुआ, ये अधिनियम जब लागू हुआ तो उसके 2 साल के अंदर उसको लगता है कि कहीं पे कोई कठिनाई आ रही है तो उसको दूर करने के लिए नियम बना सकता है। तो इस तरीके से हमने आज सारी धाराओं के बारे में बात की और इस तरीके से महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 खत्म हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, समय है तो अगर कोई सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, नहीं सुनना चाहे तो अलग बात है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये है कि ये धाराएं जो हैं या ये सारी चीजें हैं ये याद होने वाली चीजें नहीं है। इसको समझते हुए चलेंगे तो खुद याद हो जाएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसको आप सोचेंगे रटेंगे तो रटने वाला चीज नहीं है। कहानियों के माध्यम से जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोशिश मेरी रहती है कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर बैठ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं बैठ रहा होगा तो फिर अब क्या कर सकते हैं। इससे आसान कोशिश और कर सकता हूँ मैं, क्योंकि और चांसेस हमेशा रहते हैं। तो इसका सबसे बेहतर उपाय होता है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज को देंगे तो चीजें याद रहेंगी। तो जो लोग ज्वाइन किए हैं वो टेस्ट को देते रहिए, 2 बार 3 बार दीजिए। टेस्ट देना बहुत जरूरी है और उसके बिना सिलेक्शन मुश्किल है, नामुमकिन है। इसी बात के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।